दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रदेव एकेडमी और मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदेव कुमार। और आज हम बात करेंगे RO ARO का। जो हमने इससे पिछली वाली जो क्लास हमने पढ़ाई थी RO ARO की, जो हिस्ट्री का जो हमारा जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा जो 1857 की जो क्रांति थी उसको हमने कंप्लीट पढ़ा दिया था। ये जो हमारा पढ़ाने का मेथड है RO ARO और UP PCS के लेवल का है और इस हिसाब से क्या है, आप लोगों को नोट्स बनाते रहना है और हमारी वीडियो को सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास हैं वो सारी की सारी क्लास आप लोग देख सकते हैं और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब 1857 की जो क्रांति थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब 1857 की जो क्रांति थी उससे आगे की जो कहानी थी थोड़ी थोड़ी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ते हैं, हम उदारवादी नेतृत्व पढ़ते हैं। ठीक है, उदारवादी नेतृत्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी RO ARO और PCS यानी कि स्टेट यानी कि UP PCS की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि जो मेन एग्जाम जो होगा, ठीक है, उसमें जब हमारा पेपर फर्स्ट होगा, हिस्ट्री आएगा, उसमें ज्योग्राफी आएगा, उसके हिसाब से यानी कि जो मेन एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक, देखो भाई, अब हम बात करेंगे 1858 के बाद का भारत क्या था। ठीक है, जैसे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि के बारे में क्या है कि जो 19वीं शताब्दी थी, आप लोग कुछ लोग तो ऐसा शताब्दी के बारे में चक्कर काट जाएंगे। क्या देखो भाई, अब जैसे 19वीं शताब्दी की बात करें तो 1800 लेके और 1900 तक की जो बीच की जो दूरी है वो क्या है, मतलब बीच की जो जो साल है वो हमारा क्या है, वो 19वीं शताब्दी बोला जाएगा। ठीक है, आगे 19वीं शताब्दी के जो मध्य के कई, मतलब जो 19वीं शताब्दी के जो मध्य के कई ऐसे परिवर्तन हुए जिन्हें जिन्हें क्या हम राष्ट्रवाद को क्या जन्म दिया, जिन्होंने क्या राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का क्या जन्म हुआ, जो संगठित राष्ट्रीय आंदोलन थे यानी कि जो ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन ये थे जो संगठित थे, तो उनका भी क्या है जन्म हुआ था। किसमें, 1858 के बाद। ठीक है, 1858 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्या था, तो ये क्या था, मतलब इसमें जो संगठन थे, जो संगठित राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको क्या जन्म मिला, या संगठित क्या आंदोलन वगैरह या संगठित जो संगठन थे वो बनते चले गए। आगे बात करेंगे प्रशासनिक एवं राष्ट्रीय जो प्रशासनिक एवं आर्थिक जो एकीकरण हुआ, मतलब उसके बाद क्या प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ था। जैसे प्रशासनिक में क्या हुआ, जैसे कॉर्नवालिस ने क्या सिविल सेवा का क्या विकास किया था। किसने किया था, कॉर्नवालिस ने। किसने किया था, ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया था, सिविल सेवा का क्या है विकास किया था। और खुली प्रतियोगिता हुई थी मैकाले द्वारा क्या है, खुली प्रतियोगिता हुई थी, ओपन प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, अब किसके तहत हुई थी, चार्टर अधिनियम जो आया था हमारा 1853, इसके तहत ये जो सिविल सेवा का जो विकास हुआ, देखो एक एक करके क्या याद रखना। कॉर्नवालिस के टाइम में सिविल सेवा का विकास हुआ, इन्होंने खुली प्रतियोगिता मतलब हुई थी किसके काल में, मतलब किसके टाइम में, किसने करवाई थी, वो लॉर्ड मैकाले ने करवाई थी। कौन से अधिनियम के तहत करवाई थी, वो थी चार्टर अधिनियम 1853 के तहत हुआ था। तो इतनी फैक्चुअल डाटा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ। न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ था, तो जो वारेन हेस्टिंग्स ने, इन्होंने क्या जिला दीवानी अदालत, ठीक है, जिला दीवानी अदालत है वह फौजदारी अदालत की क्या स्थापना की थी, यानी कि जिले स्तर पर भी इनको क्या है लागू कर दिया था। ठीक है, न्याय व्यवस्था ऐसी सेट कर दी थी। कॉर्नवालिस ने क्या कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना से सर्किट कोर्ट की स्थापना की। जो कॉर्नवालिस था उसने क्या क्या कर दिया था, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना से क्या है मतलब पटना में क्या है सर्किट कोर्ट की स्थापना कर दी थी उस टाइम तक। ठीक है, उसके बाद क्या IPC की स्थापना हो गई थी। ठीक है, किसकी, IPC जो इंडियन पैनल कोड है, यानी कि जो हमारी धाराएं होती हैं पुलिस में, वो उन सब की क्या है स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये क्या है न्यायपालिका का विकास हुआ था इस तरह से। IPC जो लाए थे वो कौन लाए थे, लॉर्ड मैकाले लाए थे। ठीक है, आगे क्या है परिवहन एवं क्या है परिवहन एवं संचार के आधुनिक जो साधनों का क्या है प्रयोग किया गया। जो परिवहन एवं संचार के आधुनिक संसाधनों का या साधनों का क्या प्रयोग किया गया था, कैसे कैसे, जैसे रेल का विकास हो गया था। ठीक है, और संचार यानी टेलीग्राम का क्या विकास हो गया था। इनके पीछे ब्रिटिश के आर्थिक हित थे, मतलब ये इनका विकास तो हुआ लेकिन इनके पीछे क्या है, जो ब्रिटिश थे उनके एक आर्थिक जो हित थे, यानी कि जो आर्थिक उनका लालच था एक, जो उन्होंने वो चीज़ें की। क्यों की, अब उसके ज़रा ध्यान समझेंगे। कच्चे माल को गांव से निकाल कर क्या ब्रिटेन तक पहुंचाना था, इसलिए इन्होंने इस चीज़ का क्या है आविष्कार किया था। अंग्रेजों ने कोई भी चीज़ फालतू में नहीं की थी, उसमें उनका खुद अपना कुछ ना कुछ लालच रहता था। ठीक है, आगे बात करेंगे पश्चिमी विचार। जो पश्चिमी यानी कि जो हमारा
पश्चिमी विचार थे या शिक्षा का जो विकास था वो कैसे कैसे हुआ, जैसे प्रभाव क्या था, जो आधुनिक बुद्धिजीवियों का विकास हुआ। भाई बात क्या है, जब शिक्षा का प्रसार हुआ उनका, तो हमारे जो आधुनिक बुद्धिजीवी लोग थे उनका विकास हुआ, वो अच्छे से पढ़ लिख पाए। पश्चिमी दर्शन को क्या बहुसंख्यक क्या है भारतीयों ने अपनाया, मतलब भारतीय जो लोग थे उन्होंने पश्चिमी जो शिक्षा थी उसको अपनाया, बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने उसको अपना लिया था। और आधुनिक जो बुद्धिजीवों का क्या विकास हुआ, जब वो उधर की चीज़ें पढ़े समझे तो हमारे भारत में वो चीज़ें क्या है बढ़ती चलेगी। ठीक है, फिर उन्होंने भारत में क्या सुधार लाने के प्रयास किए गए। ठीक है, उन्होंने क्या है भारत में सुधार लाने के प्रयास किए। आगे क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव था वो क्या था, भारत में प्रभाव क्या पड़ा अंग्रेजी शिक्षा का, आप लोगों को पता ही है। आज के डेट में आप लोग देख ही रहे हो कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका कितना प्रभाव पड़ा है। जैसे इस भाषा के माध्यम से, ठीक है, इस भाषा के माध्यम से आपसी संवाद पर भी प्रभाव पड़ा था। आज की डेट में देख लो कि आज की डेट में इंग्लिश ज़्यादा लोग बोलते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल पे या उसका मतलब मीडियम अपनी लेवल बनाने के लिए इस भाषा का काफ़ी यानी कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, हर तरीके से। और एक सामान्य भाषा बनी, क्या है बाद में क्या है एक सामान्य भाषा बन गई है। बड़े नेताओं ने इनका बोल चाल की भाषा में प्रयोग किया। जो बड़े बड़े नेता हैं आज की डेट में भी, जो सेलिब्रिटी हैं, वो इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, और अच्छा माना जाता है कि हाँ भाई इंग्लिश बोलता है तो अच्छा ही आदमी होगा। ठीक है, तो इसका एक अंग्रेजी का प्रभाव हमारे समाज पे उस टाइम के दौर में पड़ना शुरू हो गया था। ठीक है, प्रेस और साहित्य की भूमिका क्या थी, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे क्या है। उस टाइम की बात बता रहे हैं हम। प्रेस जो प्रेस थी यानी कि जो मीडिया थी, प्रमुख साधन के रूप में उभर कर भारत में यानी उभरा, और साथ में क्या साहित्य भी। ठीक है, जो अंग्रेजी जो लिटरेचर था, जो हमारा जो साहित्य था वो भी उभरा, प्रेस भी उतरा या मीडिया भी उतरा। ठीक है, जैसे बंगाल गजट है, पहला अखबार था हमारा, ये भी फैक्चुअल डाटा आप लोगों को याद रखना। 1780 में जो पहला अखबार था बंगाल गजट, ठीक है, 1780 में। ठीक है, किसने, जेम्स अगस्ट हिक्की संस्थापक थे इसके। ठीक है, तो इतना डाटा है आप लोग को याद रखना। भारत का पहला अखबार कौन सा था, संवाद कौमुदनी था, बंगाली भाषा में, और 1822 में लिखा गया, और राजा राम मोहन राय ने लिखा ये। ठीक है, पहले भारत में क्या है, पहले भारत में साप्ताहिक क्या है, पहले भारत में साप्ताहिक और महीने में पत्रिका छपती थी। पहले क्या था, भारत में सप्ताह में एक पत्रिका छपती थी, महीने में पढ़ती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या था, वो दिन के हिसाब पे पहुंच गए थे। ठीक है, जो प्रेस है, प्रेस के विकास होने पर क्या अखबार बड़े पैमाने पर छपने लगे। जब क्या है प्रेस आ गया, जब प्रेस आ गया अब उसके बाद छपाई शुरू होनी होगी। वर्कुलर देखो, उसके बाद छपाई होगी, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस का विकास कर लिया। मतलब कोई भी चीज़ हम छापेंगे तो वहाँ से ये हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये नियम लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेज थे, चालाक आदमी थे। ठीक है, उसके बाद इनके माध्यम से अपने विचारों को क्या लोगों तक पहुँचाया गया। मतलब लोगों तक अपने विचार किस वजह से पहुँचाए जाते थे, पत्रिका, अखबार, प्रेस, कोई भी पत्रिका निकलते थे, मतलब लिखते थे, कुछ भी चीज़ लिखते थे, तो उनसे उस पर क्या था फर्क पड़ता था। आज की डेट में बहुत लिखाई धीरे धीरे कमी हो गई, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, ब्रिटिश लोगों को कॉमन एनिमी बनाने की बातें की। इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिश लोग थे उनके प्रति इंडियन लोग थे, लिखते थे, पत्रिका में लिखते थे, समाचारों में लिखते थे, अखबारों में लिखते थे। तो क्या है, एक ब्रिटिश लोगों को क्या कॉमन एनिमी बताने की बात करते थे चारों तरफ से। जितने भी हमारे इंडियन जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो लिखते थे, पढ़ते थे, तो उन लोगों ने क्या है इस हिसाब से चीज़ों को लिखते थे, जिससे क्या हमने कॉमन एनिमी यानी कि जो कॉमन शत्रु हैं वो ब्रिटिश लोगों को क्या है साबित करना शुरू कर देते थे। यानी कि उनकी बात बनाने की बात या एनिमी बनाने की क्या बात करनी शुरू कर दी थी इंडियन लोगों ने। ठीक है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। उससे क्या लोगों में क्या राष्ट्र भाव की जागृत मतलब जो भावना थी वो जागृत होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम प्रेस के माध्यम से क्या एकजुटता को बढ़ावा मिला। जो प्रेस थी, प्रेस से क्या हुआ भाई, लोग जुड़े, लोगों में क्या है एकजुटता का भाव जो है मतलब बढ़ावा मिलता चला गया। तो इससे प्रेस से बहुत ही कुछ हमें सीखने को मिला है। ठीक है, आज हम प्रमुख समाचार पत्र क्या है, जैसे बंगाल है द हिंदू पैट्रियाट, और अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ के समाचार पत्र हैं, ये बंगाल के समाचार पत्र है। पहले समाचार पत्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, क्योंकि वहाँ उसमें लोग लिखते थे, लोगों के घर घर जाता था, लोग उनके विचारों को क्या अखबारों तक, वो अखबार से उन विचारों पर लोगों तक जाते थे। ठीक है, बॉम्बे की बात करते हैं, बॉम्बे में कौन कौन से अखबार थे। ठीक है, पर्शियन भाषा में क्या है, ये था राष्ट्र गोफ्तार। ठीक है, ये है द नेटिव ओपिनियन मराठा केसरी। तो ये सब आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है ये बॉम्बे के जो अखबार थे, बंगाल के अखबार। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, अमृत बाजार पत्रिका किस राज्य की पत्रिका थी, वो बंगाल में लिखी गई थी।
मद्रास के बाद बात करते हैं। देखो, और जितने भी यूपीएससी वाले होते हैं और यूपीएससी वाले, स्टेट पीसीएस वाले, द हिंदू पढ़ते हैं। द हिंदू कहाँ की पत्रिका, समाचार पत्र, वो है मद्रास का। ठीक है, कहाँ का है दोस्त, वो है मद्रास का। बस इतनी फैक्चुअल डाटा आप लोग याद सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग द हिंदू ना हिंदू करते रहते हैं, तो द हिंदू मद्रास का लिखा हुआ अखबार है। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में, एडवोकेट या हिंदुस्तान व आज़ाद। ठीक है, क्या है? हिंदुस्तान अखबार व आज़ाद। ठीक। पंजाब में क्या है? द ट्रिब्यून। ठीक है। अब प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक कौन कौन थे? क्या थे? प्रमुख राष्ट्रवादी लेखन। प्रमुख राष्ट्रवादी लेखन क्या होता है? ठीक है, प्रमुख राष्ट्रवादी लेखन। अब देखो क्या है, अब बंगाल में कौन कौन थे प्रमुख राष्ट्रवादी? बंकिम चंद्र चटर्जी थे और रविंद्रनाथ टैगोर थे। मराठों में कौन था? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। ठीक है, ये मराठी जो भाषा थी उसके राष्ट्रवादी लेखक थे। हिंदी के कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उर्दू के कौन थे? अल्ताफ हुसैन आली। ठीक है, अल्ताफ हुसैन आली जो थे, ये आप लोगों को बैक टू बैक, यानी कि ऐसे हैं प्रमुख राष्ट्रीय लेखक है, राष्ट्रवादी लेखक है, जो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अपना अपना काम कर रहे थे, जो लिखते थे, भारत को अपने देश के प्रति क्या है, देशभक्त बनाने की कोशिश करते थे। भारत के अतीत की पुनर्खोज, भारत के जो अतीत की पुनर्खोज क्या थी, यानी कि जो भारत का जो अतीत था पुराना, उसको दोबारा से कैसे खोजा गया। ठीक है, ऐतिहासिक शोध ने भारत की अतीत की नई तस्वीर तैयार की राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। ठीक है, जो राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया, जो ऐतिहासिक शोध थे उनको भारत के अतीत की नई तस्वीर तैयार की, यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी उनको सामने लाकर रख दिया। किसने? जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। ठीक है, आगे हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ठीक है, हिंदू धर्म को क्या है, ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आगे है यूरोपियन विद्वानों ने। किसने? यूरोपियन विद्वानों ने, जो हमारे जो अंग्रेजों के टाइम के थे, उन्होंने इंडो आर्यन को क्या है, उन्होंने इंडियन आर्यन को ब्रिटिश जैसा बताया। जो इंडियन आर्यन को क्या है, ब्रिटिश जैसा बताया। किन्होंने? यूरोपियन विद्वानों ने। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या थे? ठीक है, जो समाज में जो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, इन्होंने क्या है, जितने भी आंदोलन हुए थे, इन्होंने जितने भी हमारे समाज में क्या कुरीतियाँ थी, क्या थी, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको क्या हटाने की कोशिश की है, ये जो आंदोलन थे। ठीक है, देखो भाई, अब आगे क्या है, आगे है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का उदय हुआ। ठीक है, यानी कि जो हाई लेवल वाले थे, अब बीच वाले आ गए, थोड़े से बुद्धिजीवी तो थे लेकिन क्या मिडिल वाले थे। ठीक है, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, क्या है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से इनका उदय हुआ। जैसे कि मान लो हमने पश्चिमी शिक्षा पढ़ी, उसके बाद इनके दिमाग में वो चीज़ें उपज आनी शुरू होगी पश्चिमी शिक्षा से। ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को जगह मिलनी शुरू हो गई। ठीक है भाई, देखो, अगर हम क्या है, अगर हम उसकी भाषा सीखेंगे तो हमें वहाँ जगह मिलेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रशासन में क्या नौकरियाँ मिलनी शुरू होगी भारतीयों को। पहला अखिल भारतीय उदार नेतृत्व हुआ उनके इस वजह से। आगे है समकालीन आंदोलन का वैश्विक प्रभाव क्या था। जो ब्रिटिश राज्य के साथ क्या पश्चिमी अखबार भी आए। जो ब्रिटिश राज है भाई, ब्रिटिश राज के साथ साथ क्या हुआ, जो पश्चिमी अखबार थे वो भी आए, यानी कि उनके अखबार भी आने शुरू हो गए। ठीक है, यूरोप में क्रांति का दौर चल रहा था जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, जैसे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ये क्या है, जुजेप्पे गारिबाल्दी, यानी कि इतालवी सैनिक से प्रभावित थे। ठीक है, कौन? जैसे विनायक दामोदर सावरकर थे, उनसे प्रभावित थे, ये उनके इतालवी सैनिक थे। ठीक है, आगे है विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उन्होंने अभिनव भारत, ठीक है, यानी कि जो अभिनव भारत है, यंग इटली का वर्जन था। ठीक है, इन्होंने ये लिखा। ठीक है, तो इतनी बात ही चीज़ें, क्वेश्चन आएगा कि जो अभिनव भारत की जो स्थापना किसी ने की, विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप लोगों को जितनी भी घटना चक्र की किताब पढ़ोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को बैक टू बैक दिखाई देंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए हम घटना चक्र की किताब भी पूरी आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल थियोरटिकल चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, जो प्रक्रियावादी नीति एवं शासकों का नस्लीय अहंकार क्या था। पहले अलगाववादी व भेदभाव को बढ़ावा, पहले अलगाववाद, ठीक है, अलगाववाद को और भेदभाव को क्या बढ़ावा मिला। लिट्टन ने प्रतिक्रिया नीतियां लाई। जो लिट्टन थे उन्होंने क्या है, प्रतिक्रियावादी जो नीतियां वो लेकर आए। कौन कौन सी, जैसे आईसीएस में क्या उन्होंने भारतीयों को बाहर करने के लिए क्या कर दिया,
ICS में उम्र 21 से क्या कर दी उन्होंने, 19 कर दी, जिससे क्या भारत 19 तक पढ़े, 19 तक वो चीज़ें खत्म ही हो जाए, ठीक है। और दिल्ली दरबार का आयोजन किया किसमें, 1877 में किया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आप लोग, दिल्ली दरबार में कहा कि आप लोग विद्रोह वगैरह नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भारत में अकाल पड़ा, क्या है, जब भारत में अकाल पड़ा तो उन्होंने क्या काम किया, भारत में ब्रिटिश के खिलाफ घृणा बढ़ी। क्यों बढ़ी भाई, अकाल पड़ा लेकिन उन्होंने टैक्स में छूट नहीं करी, तो भारत में क्या, ब्रिटिश की जो सरकार थी उनके प्रति क्या घृणा बढ़ती चली गई थी बच्चों, मतलब लोगों के बीच। आर्म्स एक्ट 1878 में लाए, और बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते। इन्होंने क्या है, आर्म्स एक्ट आया एक, ठीक है। आर्म्स एक्ट मतलब 1878 में एक अंग्रेज लेके लाए। इन्होंने कहा कि जो बिना लाइसेंस के आप लोग कभी भी हथियार नहीं रख सकते, ठीक है। और इसे लोगों ने क्या, स्वीकार नहीं किया। जो भारत के जो लोग थे, इन्होंने क्या है, वो चीज़ें स्वीकार नहीं की थी। प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था हमारा, कितना, 1878 में पारित किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि बिना बिना ये एक एक्ट बनाया, इसमें क्या है कि बिना सरकार की अनुमति के अखबार नहीं छाप सकते, बिना सरकार की अनुमति के आप लोग अखबार नहीं छाप सकते, ठीक है। इस घृणा से संबंधित अखबार नहीं छाप सकते। इन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा अखबार नहीं छाप सकते जिसमें हमारे प्रति या किसी के प्रति घृणा फैल जाएगी, या कोई भी घृणा फैले, ठीक है। अब बिना अनुमति के क्या है, बिना सरकार की अनुमति के कोई अखबार भी नहीं छाप सकता। अखबार में कोई लिखना तो ऐसी चीज़ें नहीं लिख सकते जिससे क्या घृणा होती है। और भारत के लोग तो बढ़ चढ़ के अखबार ऐसा क्यों लिख रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों को वो मतलब एक जनरल एनिमी दिखाना चाहते थे, ठीक है। इन सब कारणों से क्या, ब्रिटिश के खिलाफ क्या घृणा पैदा हो गई भारतीय लोगों में, ठीक है। इन सब के खिलाफ क्या है, मतलब इन सब चीज़ों के करने से अंग्रेज लोगों ने ऐसा ऐसा किया, तो क्या है, भारत के जितने भी लोग थे उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति क्या है, घृणा उत्पन्न हो गई थी भारतीयों में, ठीक है। अल्बर्ट बिल विवाद क्या था, अल्बर्ट बिल विवाद ये था कि लॉर्ड रिपन जो थे उनके कार्यकाल में आया था, ये 1881 से लेकर 1885 तक थे वो लॉर्ड रिपन, ठीक है, इनके काल में आया था। अब इसमें क्या था, इसमें ये था, अल्बर्ट बिल विवाद जो था ये था कि जाति और भेदभाव को खत्म करना था, ठीक है। अंग्रेजों ने ये चीज़ें ठीक की, कभी कभी कुछ चीज़ें ठीक भी करते थे वो, ठीक है, अपने फायदे के लिए ही करते थे वो, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जो हम निचली जाति के लोग हैं उन्हीं से ही अच्छे से काम चला पाएंगे, ठीक है। भारतीय न्यायाधीश की यूरोपीय लोगों के केस पर क्या कार्रवाई कर सकते थे। इसका मतलब ये कि जो भारतीय न्यायालय थे उनमें यूरोपीय लोगों के केस पर भी क्या कार्रवाई कर सकते थे। पहले ऐसा नहीं था। यूरोपियन को रिपन के यह सुधार पसंद नहीं आए। जो यूरोपियन थे उन्होंने क्या यह मान लिया कि भैया जो रिपन है उसने क्या गलत काम किया, जैसे भेदभाव को खत्म किया, ये भी गलत किया। और उसने क्या ये काम करते, जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो क्या भारतीय मतलब जो यूरोपियन लोग थे उनका भी केस पर कार्रवाई कर सकते थे। तो क्या है, वहाँ के जो यूरोपियन लोग थे उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि रिपन ने तो यार बहुत गड़बड़ी चीज़ें कर दी, ठीक है। तो रिपन के ये सुधार जो उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। तो यह बिल पास नहीं हो पाया। भाई क्या है, अंग्रेज लोगों ने क्या ये बिल पास नहीं कर पाया क्योंकि ये चीज़ें गलत थी, क्योंकि वो भी हर आदमी चाहता है कि हमारा गुलाम बन के रहे कोई भी आदमी। अब ब्रिटिश यानी कि कॉमन एनिमी को तो बन चुके थे। अब ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश जो कॉमन एनिमी तो बन चुके थे, परंतु उनके प्रशासन से भी भारतीय लोगों का विश्वास उठ चुका था। बट उसका जो प्रशासन था, जो लोग चल रहे थे उनके प्रशासन में रहते थे, पहले विश्वास था। अंग्रेजों ने पहले विश्वास जनाया कि हम लोग आप लोग शासन करके दिखाएंगे, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, हम ऐसे करके दिखाएंगे, हम ऐसे करेंगे, नियम बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है। भारतीय लोग मान गए। लेकिन धीरे 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 क्या है, जो ब्रिटिश लोग थे वो कॉमन एनिमी तो बन चुके थे, लेकिन जो प्रशासनिक जो उनकी जो कार्यपालिका थी या कार्य प्रचलन था, भारतीय लोगों को क्या उस पर से भी धीरे धीरे विश्वास उठ चुका था। अब भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी नेताओं के कारण क्या एकता की भावना भी जागृत होने लगी थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संघ कौन कौन से थे। अब जैसे क्या, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे पहले के कौन कौन से संघ थे उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजनीतिक संघ में धनी व कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। जो ये राजनीतिक जो संघ थे उस टाइम जो बने हुए थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उससे पहले जो हमारे राजनीतिक जो मंच थे या संघ थे उनमें क्या थे, इधर धनी और कुलीन वर्ग के लोग ही रहते थे। स्थानीय क्षेत्रीय पहचान थी, ठीक है। आगे है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षित और मध्य वर्ग और शिक्षकों का वर्चस्व बढ़ा। इसमें क्या, जो शिक्षित लोग हैं उनका वर्चस्व बढ़ा, मध्य लोग हैं उनका वर्चस्व, और टीचरों का,
ठीक है, टीचरों का वर्चस्व बढ़ा। अब देखो क्या है, अब टीचरों के वर्चस्व में क्या है, अब टीचरों का कैसे बढ़ा, अब मांग क्या थी भाई, टीचरों की मांग क्या थी कि प्रशासन में सुधार किया जाए, शिक्षा का प्रसार हो, यानी कि पश्चिमी शिक्षा हो, और प्रशासन में क्या भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। ये शिक्षकों की क्या है, मांग थी। ठीक है, शिक्षकों की क्या है, ये जो है मांग थी। ठीक है, आगे है, अब देखो क्या है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अब हम अभी मैंने बताया कि जो संगठन बनते चले गए थे, अब उसमें क्या देखो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन थे। जैसे बंगाल में राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, जैसे जमींदारी संघ था एक बंगाल में, तो लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी बनी। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर और राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और जमींदारों की हितों की रक्षा के लिए करना था, जमींदारों की जो हितों थी, मतलब जो जमींदारों के जो हित थे उनकी रक्षा करने के लिए ये संघ का ये जो सोसाइटी थी ये थी। पहला राजनीतिक संघ बना, मतलब बंगाल में सबसे पहला राजनीतिक संघ ये ही बना था, जिसका नाम क्या था हमारा, जिसका नाम है जमींदार संघ है। ठीक है, अब बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है, 1843 में बनी। इसकी स्थापना क्या, जॉर्ज थॉम्पसन, द्वारकानाथ टैगोर और चंद्र मोहन ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें कौन कौन लोग थे, इसमें क्या कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व, यानी कि इसमें अमीर आदमी थे जो जाति से ऊंचे थे, उन लोगों का वर्चस्व था। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया, क्या है, ये सब बंगाल के बारे में ही चल रहे हैं, बंगाल के ही एक संगठन है ये सब चीज़ें। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना। गठन क्या हुआ, लॉर्ड हेल्डर्स, ठीक है, जो लॉर्ड हेल्डर्स सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी दोनों क्या है एक स्थान पर मिल गई। मिलने के बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन चुका था। नेता कौन कौन थे, राधाकांत देव थे और देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके नेता हो गए थे दोनों मिलके। ठीक है, और यहाँ जो चीज़ें लिखी इसको याद रखना, सोशली और रिफॉर्म होता है। मॉडरेट किसको, नरमवादी नेताओं को बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं गर्मवादी को, मिलिटेंट नेशन वाले को यंग वाले होते हैं, यानी कि जो यंग वाले होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या, विदेशों में भी किया इन्होंने, मिलिटेंट किया विदेशों में भी किया, और 1904 से लेकर 1915 तक रहे। ठीक है, इस्लामिक नेशन भी था। तो ठीक है, नए चार्टर हेतु मांग किया गया, नए चार्टर, ये दोनों संगठन एक दूसरे को मिलकर, देखो ध्यान से कौन कौन से, ये जो हमारा जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था कितना, 1851 में बना था, और ये दो संगठन जो थे मिलकर बन गए थे, और उसके बाद इनके नेता भी ये थे कि राधाकांत देव और कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। उनकी क्या मांगे थी, इन्होंने एक नए चार्टर हेतु मांग की कि अलग विधायिका की मांग हो, कार्यकारी एवं न्याय शक्तियों का क्या पृथक्करण हो, यानी कि जो कार्यकारी नीति है, कार्यकारी जो शक्ति होती है और न्यायिक शक्ति जो, इनका क्या हमारा शक्तियों का पृथक्करण, मतलब अलग अलग होना चाहिए इनका। ठीक है, उच्च अधिकारी जो है उनके वेतन में क्या कटौती होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा था। अब इंडियन लीग था, इंडियन लीग में क्या एक ऐसा संगठन था, इंडियन लीग नाम था उसका, शिशिर क्या था, शिशिर घोष ने इसकी स्थापना की 1875 में। ठीक है, 1875 में इसकी घोषणा की थी। अब द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये भी हमारा बंगाल का ही एक क्या है संगठन है, जिसका नाम है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब ये कब था, इसकी स्थापना की हुई 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किसने की थी, आप लोग को याद रखना कि सुरेंद्र नाथ चटर्जी व आनंद मोहन बोस ने क्या इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से भी इसको जाना जाता था। आर्म्स एक्ट व वर्क्यूलर एक्ट का विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, अब इसमें क्या कहा था, इंडियन लोगों को भी मतलब आर्मी में रखो, ये भी चीज़ है। वर्नुकुलर जो एक्ट था वो ऐसा था कि इसकी जो इसे किसी भी चीज़ को छापने की या प्रेस में कोई भी चीज़ छापनी होगी तो सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो उसमें घृणा वाली जो चीज़ें हैं वो अखबार में मतलब वो नहीं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब 1886 में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या विलय हुआ। ठीक है, किसका, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का, 1876 था। अब 1876 में बनी और ये चलती रही और 1886 में, ठीक है, 10 साल के बाद इसने क्या, इस वाली जो ये जो संगठन है इसका किस में विलय हो गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आईएनसी में क्या विलय हो चुका था इसका। ठीक है, आगे देखो क्या है, एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट आप लोग को पता ही है, क्रांतिकारी रिवोल्यूटरी होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ें पता ही है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, बंगाल में जो राजनीतिक संगठन थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मुंबई में। ठीक है, किसमें, मुंबई में जो राजनीतिक संगठन थे वो कौन कौन से पनपे थे, जिसका एक पहला था पूना सार्वजनिक सभा जो थी, ये थी 1870 में इसका जो मतलब स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, स्थापना किसने की थी, वो की थी महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, रनाडे ने इसकी जो स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार व लोगों के बीच में क्या माध्यम बना,
ये जो सभा थी, पूना सार्वजनिक जो सभा थी, ये सरकार व वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में मीडिएटर का काम करा, यानी कि माध्यम बना। कोई भी बात होगी लोगों की वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये क्या है, एक सभा बनी। ठीक है, इसमें क्या है, नमक कानून, वन कानून व प्रेस कानून का क्या विरोध किया इन लोगों ने। ठीक है, मतलब ये जो सभा थी इन्होंने कानून का और नमक कानून, वन कानून व प्रेस कानून का क्या है, विरोध हुआ था। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये है दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये हमारा क्या 1885। ठीक है, क्या है हमारा 1885। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी एक जो संगठन था बॉम्बे में ही बना था, 1885 में बना था। इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो थी फिरोजा मेहता ने की, कैटी तेलंग ने की, बदरुद्दीन तैयब ने की। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब ने की। तो ये इसकी स्थापना इन 3 लोगों ने की, किसकी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। ठीक है, अब क्या था, इंग्लैंड में संयुक्त प्रतिनियुक्ति भेजी। इंग्लैंड में इन्होंने क्या संयुक्त प्रतिनियुक्ति भेजी, किसने भेजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, पूना सार्वजनिक सभा ने, मद्रास महाजन ने, इंडियन एसोसिएशन, ये सारे के सारे संगठन मिलने के बाद इन्होंने क्या इंग्लैंड में एक संयुक्त प्रतिनियुक्ति भेजी। ठीक है, और अब क्या है, अभी हमने किसका पढ़ा, अब मुंबई का पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम मद्रास में जो राजनीतिक संगठन थे वो कौन कौन से थे। छोटी छोटी चीजें आप लोग को याद होना चाहिए, कौन सा संगठन कौन से क्षेत्र में था, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या था, मद्रास महाजन सभा, इसका मतलब क्या था 1884 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब किसने की थी, एम वीर राघवचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर ने की और पी आनंद चार्लू। तो ये इसके स्थापना इन्होंने की थी। मांगे क्या थी, भारत व इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए, लंदन में भारतीय परिषद की समाप्ति होनी चाहिए। ठीक है, लंदन में भारत की जो परिषद है उसकी कोई मतलब नहीं होता, वो समाप्त होना चाहिए। भारत और इंग्लैंड में जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा होती है वो सब एक साथ हो, संयुक्त हो। अब बात करते हैं लंदन में जो राजनीतिक संगठन थे वो कौन कौन से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये क्या 1886 में हुआ। इसकी स्थापना किसने की, वो भी दादा भाई नौरोजी ने किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, लंदन में राजनीतिक संस्था या राजनीतिक संगठन थे वो उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1886 में किया गया। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। उद्देश्य क्या था इसका, भाई इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि लंदन में भारतीय प्रश्न पर चर्चा, लंदन में जो भारतीय उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उन पर चर्चा की जानी चाहिए। ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना, क्या है, ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना भारतीय कल्याण हेतु। अगर हम ब्रिटिश जनता को क्या प्रभावित करेंगे तो वो सोचेंगे कि हमारे जो देश की कंपनी है या शासन है वो क्या है, भारत के जो लोग हैं उनको परेशानी में डालता है, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो कंपनी अच्छी लग रही होगी, वो क्या चीज़ें यहाँ गलत कर रहे होंगे, तो इस चीज़ का तो हम लोगों को ही पता है ना। तो ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना था भारतीय कल्याण हेतु। ठीक है, लंदन में उसका जो प्रश्न पर, मतलब कोई भी अगर प्रश्न या कोई भी चीज़ होगी तो उस पर हम सवाल कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताएं। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, ये देखो मेरा नंबर है 991793 और ये क्या 5464, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे SMS करना और आप लोग बताओगे कि आर ओ या PCS वाले ग्रुप में व्हाट्सअप पे कर देंगे, वहाँ सारे नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।